आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस की। जावा का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस, हमने कल एक प्रोग्राम बनाए भी थे, उसमें देखा भी था। तो यहाँ यही है कि सबसे पहले हमारे पास जावा का सोर्स कोड होता है एंड दिस सोर्स कोड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू जावा कंपाइलर। तो जावा सोर्स कोड होगा, वो कन्वर्ट होके किस में आएगा, जावा कंपाइलर में आएगा बाय यूजिंग जावा सी और जेवेक। एंड देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। एक तो हमारी एप्लीकेशन कहलाती है एप्लेट्स, जावा एप्लेट्स, जिसको आप कॉमनली जानते हैं इसके नाम से। और दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन जो हम डिज़ाइन करते हैं। जस्ट लाइक एक सिंपल दो नंबर को सम करने का भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक अपना नाम प्रिंट करने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज योर एप्लीकेशन, राइट। सो एप्लेट जो है आपका, वो आपका जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर्स पर ही रन होगा। एंड मैक्सिमम वेब ब्राउजर जितने भी अवेलेबल हैं, चाहे हम गूगल क्रोम की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, या फिर मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, तो जितने भी ये ब्राउज़र्स हैं ये सब जावा इनेबल्ड वेब ब्राउज़र्स ही हैं, जिसके ऊपर हम अपनी एप्लेट्स को रन कर सकते हैं। बड़े ही इजीली उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, इरिस्पेक्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन और कंसोल एप्लीकेशन, तो वहाँ पर हम एक जावा इंटरप्रेटर भी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जावा। एंड आफ्टर completing the process of compilation as well as of interpretation, what we get a certain output on our screen, कि जो हमारा desired output होता है वो हमें स्क्रीन पर वहाँ पर विजिबल हो जाता है। तो ये हमें तभी विजिबल होगा जब हम यहाँ पर जो भी अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, और उसमें कुछ प्री डिफाइंड गोल लेके चले हैं। हमें पता है कि हम प्रोग्राम्स में अगर अपना नाम मेंशन कर रहे हैं तो ये हमारा नाम स्क्रीन पर आना चाहिए। अगर हम दो नंबर लेके चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि दो नंबर का सम होके आ जाए, या सब्ट्रैक्शन होके आ जाए, या मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमारे प्री डिफाइंड गोल्स में ही आती हैं, और हमें पता होता है कि क्या फाइनली आउटपुट स्क्रीन पर आने वाला है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लेट्स। तो एप्लेट्स में हालांकि बाद में डिटेल में आएगा, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता देते हैं। वी हैव सर्टेन मेथड्स दैट इज गोइंग टू बी यूज अंडर एप्लेट्स। तो एप्लेट्स के अंदर हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया इनिट मेथड, दैट इज फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। तो कोई भी अगर हमें इनिशियलाइजेशन करना है तो वहाँ पर हम इनिट मेथड को कॉल करेंगे, उसके थ्रू ही इनिशियलाइजेशन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लेट्स। एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन या नॉर्मल हम विंडो एप्लीकेशन या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एप्लेट्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर ये जो आपका मेथड है ये सपोर्ट करेगा, दैट इज इनिट मेथड। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट मेथड। तो स्टार्ट मेथड जब हम अपने एप्लेट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट मेथड आता है। देन अगर हमें कुछ भी आउटपुट चाहिए, वी वांट सर्टेन आउटपुट ऑन आवर स्क्रीन, देन वी हैव द पेंट मेथड। तो यहाँ पर हमें पेंट मेथड दिया हुआ है, दैट वी विल हैव टू कॉल टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट ऑन टू आवर स्क्रीन। सो हम यहाँ पर पेंट मेथड को कॉल करेंगे और उसके थ्रू ही हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो स्क्रीन पर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड योर स्टॉप मेथड। तो स्टॉप मेथड भी यहाँ पर हमारे पास है। स्टॉप मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हमारे पास एप्लेट है और उसको मुझे रोकना है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था उसी तरह से यहाँ पर एक स्टॉप मेथड भी आता है, जिसके थ्रू हम उस एप्लेट को स्टॉप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड योर डिस्ट्रॉय मेथड। तो जब सारा काम हमारा हो जाता है, हमारी सारी वर्किंग हो गई, एप्लेट बन गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, स्टार्ट हो गया, कुछ जो हमें आउटपुट चाहिए थे वो हमें पेंट मेथड के थ्रू हमें मिल भी गए, फिर हमने उसको स्टॉप भी कर दिया, देन द लास्ट स्टेप इज फॉर डिस्ट्रॉय मेथड, दैट वी कैन डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर एप्लेट। तो वो भी हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस स्टफ कम अंडर द
लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। तो एप्लेट की लाइफ साइकिल के अंदर ये सारे स्टेप्स हमारे इंक्लूड होते हैं। यहाँ से हमने बता दिया है, आगे इसके प्रोग्राम जब बनाएंगे तब आप और डिटेल में इसको जानेंगे। Now next is JVM or Java Virtual Machine. So all language compilers translate source code into machine code, whereas Java compiler produces an intermediate code known as bytecode for a machine that does not have a physical appearance. This machine is called Java Virtual Machine and it exists only inside the computer memory. तो पहली चीज जो जावा वर्चुअल मशीन है ये फिजिकली कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती। आप दुकान से जाके ये नहीं कह सकते मुझे जेवीएम खरीदना है, मेरे को एक जेवीएम दे दो। जस्ट बिकॉज जेवीएम और जावा वर्चुअल मशीन is a software itself, so it is a virtual machine that provides a feel to the JDK that okay, some machine is there that is going to perform certain works। तो जो आपका सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करना है मशीन कोड में। एवरीबडी नोज कि जो हमारा सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ दो ही चीज समझता है, डेट इज 0 एंड 1। पढ़ा है ना? यस और नो? यस सर। बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं अपने। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो हमारा सोर्स कोड है उसको किस में कन्वर्ट करना है? मशीन कोड में। मशीन कोड में जब वो कन्वर्ट हुआ उसके बाद उसमें कंपाइलेशन प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें ओके हुई तो एक इंटरमीडिएट कोड वहाँ पर उसने बना के दे दिया हमारे पास पैकेज में, डेट इज कॉल्ड योर बाइट कोड्स। अब उन बाइट कोड्स को फर्दर हमें क्या करना होता है? हमें इंटरप्रेट करना होता है। जब ये बाइट कोड्स को हम इंटरप्रेट करेंगे तो उसके बाद ही हमारे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें अपीयर होगा। और इसके लिए हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन में उस कोड को हमें रन करना होता है। जेवीएम के थ्रू ही ये चीज़ रन होती है। बाइट कोड्स जो हमारे रन होंगे थ्रू इंटरप्रेटर बट बाय यूजिंग जेवीएम। और ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही होता है, अलग से कोई डिवाइस नहीं है कि आप उसको जाके परचेज करके ले आए। नाउ इट इज अ सिमुलेटेड कंप्यूटर within the computer and does all major functions of a real computer। तो एक सिमुलेशन इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। जैसे कि कई बार आपने सुना भी होगा या लोगों को करते भी देखा होगा कि जैसे कार चलाना सीखना है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, कई बार लोग क्या करते हैं सिमुलेटर्स पे कार सीखते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी जैसे मारुति के जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, आप अगर उसमें जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लेके सीधा कार उठाई और सड़क पे निकल गए, ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्मली जो कार सिखाने वाले हैं वो ऐसे ही करते हैं, जो आपके मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में कहीं आपने देखे होंगे, आपके शहर में होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी के थ्रू इस प्रोसेस में आते हैं, इसमें आप सीखना चाहते हैं कार चलाना या और कुछ, तो उसके लिए क्या होता है, बड़े बड़े सिमुलेटर्स वहाँ पर लगाए जाते हैं। और सिमुलेटर्स यानी कि मशीन्स होती हैं जो कि आपको लुक एंड फील देती हैं सिमिलर एनवायरनमेंट का, कि जैसे कि आप मेन सड़क के ऊपर ही, रोड पर ही आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो भी सेम वैसी होंगी, आपको सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ वैसे ही टाई अप करना होगा, सब कुछ करना होगा। बट वो एक्चुअली सड़क नहीं होगी, एक सामने एक स्क्रीन होगी। आप जो भी अपनी कार में करेंगे, मतलब जो आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न करेंगे तो वो लेफ्ट मुड़ते हुए दिखाई देगा, अगर आप राइट टर्न करेंगे तो राइट मुड़ते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर मिलता है थ्रू सिमुलेटर्स। तो उसी तरह का एक सिमुलेटर जेवीएम के थ्रू भी प्रोवाइड होता है, जो कि हमारे कोडिंग में और हमारे जावा में इस्तेमाल किया जाता है। तो जावा प्रोग्राम होगा हमारे पास, जिसको हम जावा सोर्स कोड भी कह सकते हैं। इस सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू हम क्या करते हैं, रन करते हैं। कंपाइलर का नाम कौन बताएगा? जावा कंपाइलर का नाम? यस, एनीवन? जावा से, एक्सीलेंट अखिल। देन उसके बाद जावा कंपाइलर से क्या बन गए? हमारे बाइट कोड्स बन गए। इन बाइट्स कोड को हमने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है? जावा। एक्सीलेंट। देन यहाँ पर जावा सी और यहाँ पर जावा, जावा के बाद फर्दर मशीन कोड में हमारा जो कन्वर्जन होता हो गया, प्रोसेस हुआ और फर्दर
फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिल गया। तो इस तरह से पूरा ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है behind each and every program of Java. Now, next topic is Java tokens. So, a Java program is a collection of tokens, comments, and white spaces. Java includes 5 types of tokens. They are reserved words or keywords, identifiers, literals, operators, and separators. तो ये कुछ हमारे पास 5 टाइप्स के टोकन हमारे पास हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सबसे पहली बात की जाए रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स की, यस कौन बताएगा क्या होते हैं रिजर्व वर्ड्स? नॉट अ प्रोग्राम बट फॉर अ कंपाइलर, राइट। बाकी सब बिल्कुल सही बताया। दोज स्पेशल वर्ड्स विच आर हैविंग सम स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर आर कंसिडर्ड एज योर रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। तो उनको हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। और इन रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स के थ्रू ही हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वो इनके थ्रू ही किया जाता है। और इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं कंपाइलर के लिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कीवर्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर लेंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर हम कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर करने जा रहे हैं अपना, तो उस वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड या कोई रिजर्व वर्ड के नाम से रिप्लेस ना हो जाए। कोई ऐसा नाम हम ना रख लें जो कि किसी कीवर्ड का नाम हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। देन वी हैव द आइडेंटिफायर्स। सी अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? जस्ट रिपीट श्वेता। वेरिएबल्स और फंक्शंस के नेम होते हैं, या बिल्कुल सही बताया आपने। जस्ट लाइक हेयर, यहाँ पर हम बैच ले रहे हैं और मैंने सिर्फ एक नाम बोला, मैंने कहा श्वेता आप बताएं, तो श्वेता ने यहाँ पर आंसर कर दिया। क्यों नहीं यहाँ पर किसी दूसरे ने आंसर किया? जस्ट बिकॉज श्वेता इज एन आइडेंटिफायर, तो वो एक आइडेंटिफायर है इस ग्रुप में। इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर भी हम आइडेंटिफायर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन वी हैव द लिटरल्स। तो लिटरल्स नॉर्मली हम लोग करेक्टर लिटरल्स के लिए यहाँ पर बात करते हैं। करेक्टर लिटरल्स यहाँ पर हमारे लिए होते हैं। देन वी हैव द ऑपरेटर्स। नंबर्स भी हो सकते हैं बट नॉर्मली इसमें करेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। लिटरल्स में जो हमारे करेक्टर्स हैं उसको ही हम कंसीडर करते हैं। देन वी हैव द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स वट एवर द ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म, हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में या फिर अपने वेरिएबल्स पर, वो सारा का सारा हमारा किस में आता है, ऑपरेटर्स में आता है। तो हम यहाँ पर ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, क्या काम कराना है, कैसे कराना है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर रहती हैं। देन वी हैव द सेपरेटर्स। तो कुछ हमारे पास सेपरेटर्स भी होते हैं। सेपरेटर्स में आपका जैसे कि कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, ये सारे के सारे आपके सेपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स बाय जावा। कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि जावा में स्पेसिफाई करते हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स भी हैं। सेकंड, दे इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए, अगर हम यहाँ जावा की बात करें तो जावा के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स
इम्प्लीमेंट अगर हमें करने हो तो उसके लिए हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम उसका जो भी आउटकम चाहते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू वो हमें मिल पाए। नाउ जावा हैज 60 रिजर्व वर्ड्स एज अ कीवर्ड्स। तो 60 रिजर्व वर्ड्स जावा के अंदर मौजूद हैं जिनको हम एज अ कीवर्ड कंसीडर करते हैं। एंड वी कैन नॉट यूज दीज कीवर्ड्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स और क्लासेस। तो अगर मुझे कोई क्लास बनानी है, मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वी कांट यूज दीज कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स के ऊपर हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनको एज अ क्लास या एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ वेरिएबल एक्सेस करेंगे या उसका नाम देंगे, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पे एरर आ जाएगी, हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी ये हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें से कोई भी जो वेरिएबल का नाम है वो हमारे कीवर्ड के नाम से रिप्लेस ना हो जाए। ना कुछ फ्यू कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। 60 तो 60 यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं। सो द फ्यू कीवर्ड्स इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, इफ, कैच, कैर, क्लास, कैर, इंट, एल्स, while, for, do while, switch, new, interface, package, static, super. Then we have long, this, import, public, private, void, try, final and many more. इसके अलावा भी और बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई कीवर्ड अगर है तो आप इसका वेरिएबल नहीं बना सकते। स्विच नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, पब्लिक नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप इन नामों से, जो कीवर्ड्स के नाम हमने प्री डिफाइंड रखे हुए हैं 60 कीवर्ड जैसे हमने बताए भी आपको, उन नामों से अगर आप अपना कोई की वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं, कोई फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं, कोई क्लास का नाम रखना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। नेक्स्ट, identifiers. So identifiers rules. First, identifier identifies follow the following rules. First, may contain alphabets, digit, underscore and dollar symbol. तो जो हमारा आइडेंटिफायर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको डिक्लेयर करने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। तो उन रूल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला कि जो हमारा आइडेंटिफायर होगा उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। That means capital A to capital Z, small a to small z, characters हो गए। Then digits from 0 to 9, digits हो सकती हैं। Underscore, yes we can use underscore symbol and dollar symbol। तो ये हमारे स्पेशल करेक्टर्स भी यहाँ पे अलाउ हैं। इतनी चीज़ें हमारे एक आइडेंटिफायर के अंदर हो सकती हैं अगर हम जावा के अंदर एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने या इनिशियलाइज करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट, मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट। जो हमारा आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट होने वाला नहीं होना चाहिए। अगर डिजिट से स्टार्ट हो रहा होगा तो फिर यहाँ पर इशू है, प्रॉब्लम है। इसलिए आपको क्या रखना है, किसी करेक्टर से उसको स्टार्ट करना है या फिर स्पेशल करेक्टर से उसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। तो हमने पहले ही बताया था, फर्स्ट डे भी आपको बताया था, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। डेट मीन्स अगर आप हेलो लिख रहे हैं अपर केस में और हेलो लिख रहे हैं लोअर केस में, डेट मीन्स वी हैव टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, although the spelling is same hello, but
एक हमने अपर केस में लिखा है, एक लोअर केस में लिखा है, या एक मिंगल करके लिख दिया, दोनों को यूज कर लिया, तो उस केस में वो हमारे अलग अलग वर्ड्स ही कहलाएंगे, अलग अलग वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स ही वो कहलाएंगे। तो अपर केस लेटर्स भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं, बट वो डिफरेंट ही फिर उस केस में रहेंगे। देन दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, और किसी भी लेंथ का हम यहाँ पर एक आइडेंटिफायर डिफाइन अपना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक लिमिटेड लेंथ ही मिली है, उसी लेंथ का आप आइडेंटिफायर होगा, आप किसी भी लेंथ का आइडेंटिफायर अपना यहाँ स्पेसिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, कन्वेंशन फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। So identifiers should be meaningful, short enough to be quickly and easily typed, long enough to be descriptive and easily read. And some popular naming conventions include public method, instance variables, average, sum, etc. If more than two words, then day, temp, total marks. Private and local variables, length, roll number. Classes and interfaces, student, saving account, कांस्टेंट, मैक्स, मैक्स वैल्यू, पाई, एक्सेट्रा। तो कुछ नेमिंग कन्वेंशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर द आइडेंटिफायर्स। तो सबसे पहला जो रूल है, एंड दैट रूल इज आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल। जो हमारा आइडेंटिफायर है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जितना अच्छा हम मीनिंगफुल आइडेंटिफायर बनाएंगे उतना ही हमारे लिए ये अच्छा होगा कि फ्यूचर में अगर हमें कभी रेफरेंस करना पड़े अपने आइडेंटिफायर को, तो हम इजिली समझ सकें, देख के पता चल सके कि हाँ ये सही है, गलत है, कैसा है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल सके। नेक्स्ट, शॉर्ट इनफ टू बी क्विकली एंड इजिली टाइप। शॉर्ट भी होना चाहिए, कितना शॉर्ट कि इजिली हम उसको टाइप कर सकें, जल्दी से टाइप हो जाए। कई बार आपने देखा होगा ना, साउथ इंडिया के अगर हम देखते हैं तो अगर जो लोग हैं उनके जो नेम्स हैं नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा बड़े और लंबे होते हैं। यस और नो? नहीं ध्यान दिया कभी? दिया है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो बहुत बड़ा नाम वहां पर नहीं रखना है, शॉर्ट रखना है, जो कि क्विकली हम लिख सकें और इजिली उसको टाइप भी कर सकें। कोई टिपिकल स्पेलिंग नहीं रखनी। सिमिलरली बड़े होने चाहिए, लॉन्ग इनफ टू बी डिस्क्रिप्टिव एंड इजिली रीड। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हम कह रहे हैं शॉर्ट भी हो और लॉन्ग भी हो। अब कौन बताएगा इसको? कोई रियल लाइफ एग्जांपल से कुछ बता पाए? एनीवन? हम कह रहे हैं जो आइडेंटिफायर है वो शॉर्ट होना चाहिए जिससे क्विकली और इजिली टाइप्ड हो जाए, और दूसरा हम कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि लॉन्ग होना चाहिए कि वो डिस्क्रिप्टिव भी हो और इजिली रीडेबल भी हो। तो इसकी तो कंट्रोवर्सी हो गई दोनों में ही। तो कौन एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल से बता दें। नहीं? अगर नहीं बताएंगे फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर। हम्म, ओके। गुड श्वेता, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। ओके, मैं एक आंसर कर देता हूँ इसका, और आप बस बताने कि आपने देखा है ऐसा नहीं देखा। वेबसाइट एक्सेस करते हैं, अलग तरह के वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, देखते होंगे, ठीक। अब उसमें मेन्यू होता है, वेबसाइट में मेन्यू होता है जिसमें सबसे पहले मैक्सिमम केसेस में लिखा होता है होम, एक होता है आपका अबाउट अस, एक होता है गैलरी,
एक होता है कॉन्टैक्टर्स, एक होता है अवर प्रोडक्ट्स। ऐसे देखें इस टाइप के। अब अगर वहां पर सिर्फ वहां लिखा है कॉन्टैक्टर्स, डेट मीन्स देख के समझ में आ गया कि अगर हम मेन्यू के इस आइटम को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वेब पेज ओपन होके आएगा उस वेबसाइट का, जहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस कंपनी से रिलेटेड या उसके ऑफिसर से रिलेटेड। उसके एड्रेसेस होंगे, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, ईमेल आईडीज होंगी, ये सारी चीज़ें। सिमिलरली अबाउट अस लिखा है तो उस कंपनी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो वो सारा का सारा हमें अबाउट अस सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर मुझे होम पेज पे जाना है उस कंपनी के, तो हमारे पास क्या होगा, होम का सेक्शन मिला हुआ है। और अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहिए तो प्रोडक्ट पेज है अगर अवर प्रोडक्ट्स के नाम से, तो हमें वहां पर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर गैलरी है, मुझे कोई उनके इवेंट्स देखने हैं, कोई पिक्चर्स देखनी है, तो उसके लिए हमें गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सिर्फ नाम से ही हमें पता चल रहे हैं कि यहाँ पर कौन से वेब पेज के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। सिमिलरली वाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस समय भी हमें इस तरह के नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट को लेके चलना होता है, जिससे कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज ना हो। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि कोड की जो रीडेबिलिटी है उसको हम इजिली मेंटेन कर पाए। इसके अलावा हमने एक चीज़ और बोली, जैसे इसमें यहाँ पर लिखा भी है पब्लिक मेथड इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं, तो एवरेज लिखा है, सम लिखा है, तो हमें पता चल रहा है कि फंक्शन के अंदर ये चीज़ हमारी जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स बता रहा है, या सम है तो सम ऑफ मार्क्स बता रहा है, या सम ऑफ सैलरी बता रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अगर डे टेम्प, तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है, दिन का जो टेम्परेचर है उसके बारे में यहाँ पर ये बता रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। और वो इंफॉर्मेशन हमें इस वेरिएबल के अंदर से मिल जाएगी। या फिर टोटल मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के बारे में आप डिटेल्स बना रहे हैं, तो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे अगर हम इसको एक्सेस करते हैं तो इस तरह के भी कई बार आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करे जाते हैं, जिससे कि इजिली हमें उसके बारे में मिल सके, उसके बारे में हमें चीज़ें पता चल सके। देन वी हैव द प्राइवेट एंड लोकल वेरिएबल्स। तो प्राइवेट एंड लोकल वेरिएबल्स भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे कि लेंथ, पता चल रही है कि कुछ लेंथ के बारे में बताएगा। रोल नंबर, यानी क्लास में किसी पर्सन का, किसी कैंडिडेट का क्या सीक्वेंस नंबर है, क्या सीरियल नंबर है, तो वो हमारे रोल नंबर के थ्रू पता चल जाता है। या फिर अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो रोल नंबर रिलीज होते हैं हर एक एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको कोई रिजल्ट चेक करना हो, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो या और कोई एग्जाम हो, तो आप क्या करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं साइट पे जा करके और आपका वो रिजल्ट निकाल करके दे देता है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर रखी जाती हैं। देन क्लासेस एंड इंटरफेसेस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लिख रहे हैं तो डेट मीन्स कि इट विल कंटेन सर्टेन स्टूडेंट रिकॉर्ड। सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर होगी। और कुछ कांस्टेंट अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो वहां पर भी इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू। पाई, पाई कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, यस कौन बताएगा। तीनों ने गलत बताई। पाई इज 22/7 3.14। ओ, तब ठीक थी जब आप स्कूल में थे, ठीक है। आप कॉलेज में आ गए हैं या आप स्कूलिंग पूरी हो गई, कोई पीजी कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, आपको 22/7 ही लेके चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है डेसिमल प्लेसेस में अगर हम देखेंगे तो वो 22/7 से हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। और जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वी टेंड टुवर्ड्स एक्यूरेसी, तो इसलिए हम 22/7 ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो 3.14 आप टेक्निकली राइट कह सकते हैं, बट लॉजिकली नहीं है। लॉजिकली के लिए आप 22/7 यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
Now, literals. Literals in Java are a sequence of characters. अब characters की हम जो बात कर रहे हैं इसमें ये digits भी हो सकते हैं, अकेले आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर, letters भी हो सकते हैं और other characters भी हो सकते हैं. That represents constant value to be stored in a variable. So literals are the combination or the sequence of characters. It may be a digits, it may be letters, or it may be other characters. तो इनका कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस हो सकता है जो कि हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करना है या कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड जावा प्रोवाइड्स 5 मेजर टाइप्स ऑफ लिटरल्स: इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, string literals and boolean literals. So these are the 5 types of literals that are available in Java. जिसमें अगर हम इंटीजर पे काम कर रहे हैं तो हम इंटीजर लिटरल्स उसको कहेंगे, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे काम कर रहे हैं तो उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहेंगे, अगर हमारा करेक्टर्स पे काम हो रहा है तो हम उसको करेक्टर लिटरल्स कहेंगे, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिटरल्स, और अगर हम बूलियन वैल्यूज पे काम कर रहे हैं देन इट इज अ बूलियन लिटरल्स. ओके, इंटीजर के बारे में कौन बताएगा, क्या होता है इंटीजर्स? वेरी गुड, अभी आपको स्कूल की बातें याद हैं. गुड. नॉर्मली आई वाज एस्टोनिश, मैं कई बार क्वेश्चन पूछता हूँ लोग आंसर नहीं कर पाते हैं कि बस नंबर बोलते रहते हैं, नंबर है, बट इसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताया. डेट इज आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी होता है, इंक्लूडिंग जीरो भी होता है इसमें. ठीक है, इंटीजर्स की जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो इटसेल्फ. अगर हम यहाँ पर कहें पॉजिटिव इंटीजर्स देन होगा 0 टू एनी पॉजिटिव वैल्यू, और अगर हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स देन -1 टू इन्फिनिटी. उसमें हम नेगेटिव की जितनी भी रेंज है उसको लेके आते हैं, जीरो को हम कंसीडर पॉजिटिव के साथ ही करते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट कौन बताएगा? डेसिमल, जहां पर हमारे डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूड्स होते हैं that are called your floating point number, just like 3.7, 2.5, 10.2. These are the floating point literals. Character literals, alphabet, excellent. Then we have the string literals. Yeah, group of characters that are called your words. So वो string में आएगा, and group of words also come under the category of string literals. अगर हम group of characters कह रहे हैं, जैसे हमने कहा ख्याति, तो KHYATI, so that is a group of characters. तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया. फुल नेम क्या है ख्याति? गई. ओके, तो अगर आपने उसके साथ डबल कोट्स में लिख दिया ख्याति के आगे GHAI डबल कोट्स क्लोज, तो वो भी आपका स्ट्रिंग लिटरल ही कहलाएगा, ऑल्दो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एंड सिंगल वर्ड इज अ itself is a combination of characters. तो एक सेंटेंस भी है तो वो भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा आपका. देन वी हैव द बूलियन लिटरल्स. यस, बूलियन क्या होता है? डेट आर द बाइनरी वैल्यूज, जो हमारे 0 और 1, बिल्कुल बिल्कुल उस पे जो, तो ऐसा कुछ अगर हमारा है तो उसको हम बूलियन लिटरल्स कहते हैं. Next, operators. So an operator is a symbol that takes one or more arguments and operates on them to produce a result. Here we have two terminologies. One is called your operand and the second one is called your operator, right? So here we have the operators. So
if we have any equation, any instruction through which we want to calculate anything, अगर हमें कुछ calculate करना है, कोई operation perform करना है, for example if we write a syntax that is c equal to a plus b, तो इस a plus b को अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, then this is our instruction. इसमें ऑपरेंड जो है that is c, a and b. These are the operands, and this symbol that is plus symbol and this equal to symbol is of your operator, right? तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, तो वहां पर हमें क्या देना होगा, हमें कुछ ऑपरेंड्स देने होंगे और ऑपरेंड्स के साथ साथ हमें ऑपरेटर्स भी यहाँ पर स्पेसिफाई करने होंगे, राइट? बिना ऑपरेटर्स के कोई भी ऑपरेंड्स पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर कोई भी हमारा ऑपरेंड है उसके ऊपर कोई भी हमें अगर ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं तो वहां पर हमें ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। क्लियर है? ओके, एनी क्वेरीज सो फार? कोई भी क्वेरी हो अब तक जितना हमने किया है उसमें कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आई हो? मुझे फर्स्ट डे वाला ही अपने वो डायलॉग याद आ रहा है कि या तो सबको समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हैं? आ गया? चलो ग्रेट, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे शांत होके बैठ जाते हैं कि बस ये क्या कह दिया। चलो ठीक है, फिर इसके आगे भी कुछ प्रोग्राम्स कराएंगे इन्हीं ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस पर भी। चलो फिर देखते हैं इसमें कुछ ऑपरेटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करके फिर यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर प्रोग्रामिंग पे आएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। सो these may be classified as, first one is as your arithmetic operators, then relational operators, we have logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operators and special operators. अर्थमेटिक कौन बताएगा? यस, एनी वन ऑफ यू? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वेरी गुड अखिल। देन नेक्स्ट रिलेशनल, बाकी दो हाँ गुड, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है? अच्छा, मैथमेटिक्स जब हम करते हैं तो वहां पर हम इस सिंबल को ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। एक बार मैं पढ़ा रहा था एंड स्टूडेंट ने बाद में स्पेशली मुझसे पूछा कि सर ये वाला सिंबल होता है, ये मुझे मिल नहीं रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का। देन मुझे बताना पड़ा उनको कि नहीं, ये सिंबल होते नहीं, हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे या लेस देन का लगाएंगे, उसके आगे इक्वल टू लिख देंगे, तब वो सिंबल कंसीडर हो जाता है, राइट? ओके गुड। नेक्स्ट लॉजिकल, बिल्कुल सही बताया, डेट इज एंड हो गया हमारे पास, और हो गया और नॉट हो गया, ठीक है? देन असाइनमेंट ऑपरेटर, या दिस वन, तो विच वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर? ये इक्वल टू है तो कंपैरिजन कौन सा है?
हाँ, रिलेशनल के अंदर आएगा, लेकिन क्या सिंबल होता है उसका? कंपैरिजन ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? वेरी गुड, दैट इज डबल इक्वल टू साइन, दैट इज फॉर कंपैरिजन पर्पस। इसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, और इसके वजह से प्रोग्राम गलत भी होते हैं। द सेकेंड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमारा कंपैरिजन है, और दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। नहीं, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू जो आएगा वो आपका आएगा अर्थमेटिक के अंदर। माइनस माइनस, या दैट इज द इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट। देन वी हैव द कंडीशनल ऑपरेटर। यस, कंडीशनल कौन बताएगा? नहीं, इफ एल्स नहीं आएगा। ऑपरेटर पूछ रहे हैं, वो स्टेटमेंट है जो। हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। देन वी हैव द बिटवाइज, या बिटवाइज। इफ एल्स तो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, अभी प्रोग्राम में आएंगे, और ये जो है ये कंडीशनल है। कंडीशन चेक करते हैं थ्रू इफ स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट के अंदर आता है वो। हाँ, अभी बिटवाइज पूछा मैंने, बिटवाइज बताएं। नहीं, वो आपका लॉजिकल में आएगा। अच्छा, अभी अखिल ने एक चीज बोली थी, अखिल एक मैंने यहाँ पर गलत बता दिया आपको। आपने कहा था प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, दैट इज नॉट एन अर्थमेटिक, दैट इज कम अंडर द असाइनमेंट। ये हमारा असाइनमेंट की कैटेगरी में आएगा हेयर, ठीक है, क्योंकि हम असाइन कर होते हैं वैल्यू। हाँ, अभी फिलहाल मैंने आपसे पूछा है बिटवाइज। बिटवाइज के अंदर देखो, नॉर्मली, हाँ नॉर्मली हमारा एंड और नॉट ये सब आते ही हैं, बट इसके साथ जो मैक्सिमम जो हमारे यूज होते हैं दैट इज फॉर शिफ्ट ऑपरेटर्स। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे बिटवाइज में कंसीडर करे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि पीरियड ऑपरेटर, डॉट जिसको हम कहते हैं, कि हमें कोई पैकेज एक्सेस करना है, कोई पैकेज या कोई क्लास एक्सेस करनी है, उस क्लास का कोई फंक्शन एक्सेस करना है, कोई ऑब्जेक्ट के एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई फंक्शन कॉल करना है, तो वहां पर ये स्पेशल ऑपरेटर जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? किसमें? डबल डिवीजन देखना पड़ेगा। परसेंटेज तो होता है मॉडुलस के लिए, तो परसेंटेज का सिंबल है वो तो यहाँ पे चलता है। डबल डिवीजन वाला चेक करना पड़ेगा अवेलेबल, मतलब कि यहाँ पर रन हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। एक अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, तो चलो करके देख लेंगे उसको तो। ओके, इतने ऑपरेटर्स में कोई डाउट या कोई इशू? अभी इनके प्रोग्राम्स अगर बनाएंगे, ये मत सोचना कि सर ने आज यहाँ डिस्कस कर लिया तो खत्म हो गया टॉपिक। प्रोग्रामिंग अभी हमने एक भी नहीं बताई है, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुआ है। सो एनी क्वेरीज और डाउट सो फार? ग्रेट। सो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, एंड वी कंटिन्यू द सेशन आफ्टर द ब्रेक।